हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में। दोस्तों, ये जो शुरू के दो चतुर्भुज हैं आपके आयत और वर्ग, रेक्टेंगल और स्क्वायर, इनके फॉर्मूले याद करने में या इनका सवाल निकालने में कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती। असली दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है वो पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम में आती है। बच्चे बोलते हैं कि सर जी समानांतर, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में अंतर कैसे पहचानें या इनका फॉर्मूला कैसे याद करें एरिया का। ठीक है भाई, तो दोस्तों देखो, पहले तो हम इन दोनों की बात करेंगे। आज हम इन पांचों की ही बात करेंगे बेसिकली। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि चतुर्भुज कोई भी हो आपका, उसका जो क्षेत्रफल होता है हमेशा आधार गुणा ऊंचाई होता है, हमेशा बेस इंटू हाइट होता है। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो मैं आयत से शुरुआत करता हूँ, रेक्टेंगल से। दोस्तों जो आयत होता है, रेक्टेंगल, भाई वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। दोस्तों आमने सामने की वाली भुजा बराबर और समानांतर होती हैं, ए बी सी डी। ठीक है भाई, आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर, ये वाली भी बराबर और समानांतर। यदि मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी पैरेलल है सी डी के, समानांतर। दोस्तों देखो, आपको शुरू से ही बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, आप आयत से ही समझना। आप ऐसा मत करना कि आप वीडियो खिसका के सीधे पैरेललोग्राम पे आ जाएं। एक्चुअली बेस यही है, इसी बेस से हम आगे तक समझ पाएंगे। ठीक है भाई, ऐसे इधर आमने सामने की भुजाएं कि भाई ए डी बराबर है बी सी के और ए डी समानांतर है बी सी के। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई, अब भाई बात करते हैं इसके एरिया की। मैंने कहा था कि किसी भी चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। दोस्तों इसके चारों कोने जो होते हैं वो 90 डिग्री के बने होते हैं, यानी एकदम परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। अगर 90 डिग्री तो हम क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एक्चुअली अगर मैं इसकी लंबाई को आधार मानूं और इसकी चौड़ाई को मैं ऊंचाई मानूं तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल बन जाएगा L इंटू बी। यानी भाई इसका भी क्षेत्रफल क्या रहा, आधार गुणा ऊंचाई। भाई बेस क्या है आपका, BC है, और ऊंचाई क्या है आपकी BC है। ये क्या है, हमारी लंबाई है, और ये क्या है, हमारी चौड़ाई है। तो हमारा क्षेत्रफल बन गया L इंटू बी, यानी हमारा बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगली बात बेटा, इसमें क्या होता है कि इसमें दो डायगोनल होते हैं, यानी जिन्हें हम विकर्ण बोलते हैं। और जो विकर्ण होते हैं इनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि D1 बराबर है D2 के। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने को आ जाते हैं कि भाई बताओ, रोम्बस में विकर्णों की लंबाई बराबर होती है या नहीं होती है, क्या आयत में विकर्णों की लंबाई बराबर होती है नहीं होती है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि वो था कि बताइए आयत में क्या विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। चलो भाई देखते हैं। देखो भाई, विकर्ण जो होंगे आयत में ये कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ये कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे, नॉट बराबर 90 डिग्री। जो विकर्णों के कोण होंगे वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होंगे आयत के केस में। तो ये बात आपको हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। अब भाई इसके अलावा इसमें सब कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है, बच्चे कहते हैं सर पेरीमीटर क्या है, परिमाप क्या है। भाई परिमाप कुछ नहीं है, कोई भी आकृति हो उसकी सारी भुजाओं का योग जो होगा उसका परिमाप होगा। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल इसका एरिया आ गया L इंटू बी। बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने लिख ली, D1 बराबर D2, विकर्ण बराबर होंगे लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम वर्ग की, स्क्वायर की। ठीक है भाई, दोस्तों वर्ग में क्या होता है, जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं, वर्ग में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं चारों बराबर होंगी। उसमें तो दो बराबर थी, एक तरफ दो आमने सामने की, एक तरफ दो आमने सामने की। इसमें क्या होगा, इसमें चारों के चारों भुजाएं जो हैं बराबर होंगी। जैसे ए बी सी डी। भाई एक भुजा इसकी ए बी बी सी सी डी और डी है, यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी भाई, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, यानी परपेंडिकुलर होंगी। इस केस में भी अगर आप देखें तो नीचे वाला तो आपका आधार होगा
और इस साइड वाली आपकी ऊंचाई होगी। लेकिन भाई इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो इनकी सही भुजाओं को मैं क्या बोलूँगा भाई, ए बोलूँगा। इसीलिए इसका जो एरिया होगा यानी जो क्षेत्रफल होगा इसका वो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं कि भुजा का वर्ग। लेकिन क्षेत्रफल क्या रहा इसका, आधार गुणा ऊंचाई। भाई ये ए इसका आधार है और इधर ए क्या है, इसकी ऊंचाई है। आप इसको आयत भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर ये एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लंबाई बोल दो, इसको आप चौड़ाई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से आपको, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला क्या रहा आपका, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर भी हमारा क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट। भाई हाइट तभी मानी जाएगी जब ये इसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तभी उसे हम हाइट बोलेंगे। कोई तिरछी रेखा को हम हाइट नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। चलो ये वाली बात होगी। दूसरी बात, सारी भुजाएं एक दूसरे क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ए भी समानांतर है बी सी, समानांतर है सी डी और समानांतर है आपके बी के, यानी सारी भुजाएं जो हैं एक दूसरे के आपस में हम बोल सकते हैं समानांतर होंगी। तो भाई इसको ऐसे बोल सकते हैं आप कि ए बी समानांतर होगी सी डी के और ए डी समानांतर होगी बी सी के, ठीक है सर। भाई अब बात करते हैं विकर्णों की, डायगोनल्स की। विकर्ण D1 और D2, विकर्ण यानी डायगोनल। इस केस में भी जो आपके विकर्ण होंगे D1 बराबर D2, यानी विकर्ण हमारे हमेशा आपके इसमें भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और वर्ग के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। वर्ग के विकर्ण हमेशा एक दूसरे को किस पे 90 डिग्री पर काटते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि वर्ग के जो विकर्ण हैं जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं? हाँ, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। लेकिन आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते। आयत के विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं और वर्ग के विकर्ण भी जो है बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं। देखो भाई ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्षेत्रफल की बात है वो आपका आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपका ये हो गया, आधार आपका यहाँ पर भी सी डी हो गया, ऊंचाई आपकी बी सी होगी तो ए इंटू ए, ठीक। ये देखो ये जो दो थे आयत और वर्ग, ये बेसिक चीज़ थी भाई। अब मैं आता हूँ सीधे आपके पैरेललोग्राम पे, समानांतर चतुर्भुज पे, ठीक है भाई। भाई समानांतर चतुर्भुज की बात करें हम, पैरेललोग्राम की। दोस्तों पैरेललोग्राम में क्या होता है कि बेसिकली मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया था आयत। दोस्तों अगर मैं आयत में इस तरफ से लात मार दूं या मान लो मैं इस तरफ से लात मार दूं, भाई आप किसी तस्वीर के फ्रेम में या डब्बे में एक लात मारेंगे तो डब्बे की भुजाएं तो छोटी होंगी नहीं, लेकिन होगा क्या, डब्बा तिरछा हो जाएगा। यानी कि डब्बा तो वही रहेगा, भुजाएं वही रहेंगी, लेकिन उसका जो एंगल, उसके एंगल बदल जाएंगे। यानी कि अगर मैं आयत में लात मारूं तो कुछ इस तरह वो टेढ़ा हो जाएगा, और जैसे ही भाई वो टेढ़ा होगा उसे हम आयत बोलना बंद कर देंगे और उसे हम समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर ये ऐसे होता है तो इसको मैं आयत बोलता हूँ, और दोस्तों अगर ये लात मारने के बाद कुछ इस तरह हो जाता है तो फिर मैं इसको समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो उसे नाम डाल दें A B C D, ठीक है भाई। चलो भाई सबसे पहले मैं क्षेत्रफल की ही बात करता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और एक दूसरे के समानांतर भी हैं। ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं और समानांतर भी हैं। जो रेक्टेंगल में था, जो आयत में था, वही सारा का सारा सीन आपका इसमें अप्लाई कर देता हूँ। देखो भाई ए बी बराबर है सी डी के और ए बी समानांतर है सी डी के। इधर ए डी बराबर है बी सी के और ए डी समानांतर है बी सी के, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके विकर्णों की। हाँ सॉरी, पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। हम बात करते हैं भाई एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों चलो मैं इसके डीसी को जो है इसका आधार मान लेता हूँ। चलो मैंने मान लिया इसका जो डीसी है ये इसका बेस है, ठीक है। अब तो क्या बीसी की ऊंचाई होगी ना, बीसी की ऊंचाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऊंचाई वही होती है जो 90 डिग्री पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। लेकिन इसके जो एंगल हैं, देखो यहाँ पर आपका अधिक कोण बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे न्यून कोण बन रहे हैं, ये वाले कोण आपके छोटे बन रहे हैं, एक्यूट एंगल बन रहे हैं। हाँ आप ये तो कह सकते हो कि सर जी एंगल डी और एंगल बी बराबर है, एंगल डी और एंगल बी बराबर है, एंगल ए और एंगल सी भी बराबर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री पर खड़े हुए नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
इस भुजा पर, इसके बेस पर एक लंब डालेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 90 डिग्री का। जो इसका परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा इसका, वही क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, वही इसकी हाइट होगी। तो इसीलिए इसका सीधा क्षेत्रफल है आपका बेस इंटू हाइट। इसमें कुछ नहीं कर सकते, सीधे इसका क्षेत्रफल होगा आपका आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम के सवाल आएंगे या जब भी आपके सामने समानांतर चतुर्भुज के सवाल आएंगे, तब बेस तो दिया ही दिया होगा, साथ में उसकी ऊंचाई जरूर दी गई होगी। ठीक है, तभी आपका सवाल हो पाएगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात और सुनना, अभी जब मैं पांचों समझाने के बाद जो मैं अगली वाली क्लास कराऊंगा, उसमें मैं आपको इन पांचों पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कराना बहुत ज़रूरी है, वो मैं कराऊंगा, उसको जरूर देखना आप। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। चलो इसकी, अब हमारा क्षेत्रफल हो गया, भुजाएं बराबर समानांतर जो भी ऐसे होंगी। अब बात करते हैं भाई डायगोनल की, इसके विकर्णों की बात करते हैं। दोस्तों आप एक बात समझना मेरी, जब ये आयत होता है, जब ये आयत होता है तब तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन जब मैं इसमें यहाँ से लात मारता हूँ तो होता क्या है कि ये वाला विकर्ण जो है ना, ये तो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, और ये वाला विकर्ण जो है भाई खिंच के लंबा हो जाता है, और ये वाला विकर्ण क्या है साहब, छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि जो इसके विकर्ण हैं D1 और D2, ये आपके अब बराबर नहीं रहे, D1 नॉट बराबर D2। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, नहीं भाई, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया, लात मार दी, एक विकर्ण लंबा हो गया। खैर ये तो मजाक वाली बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसकी भुजाएं परपेंडिकुलर नहीं होती, एंगल अलग अलग होते हैं, इसलिए इन दोनों के विकर्ण जो हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर की भुजाएं नहीं होती हैं, इसलिए। ठीक है भाई, D1 और D2 की बात होगी। हाँ दोस्तों एक बात और है, एंगल A मैं समझा दिया है बराबर एंगल C, और एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है भाई, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी रोम्बस की, यानी कि सम चतुर्भुज की। दोस्तों बात करते हैं सम चतुर्भुज की, यानी कि रोम्बस की। रोम्बस क्या है, अगर मैं एक वर्ग में, एक स्क्वायर में लात मार दूं तो भाई उस केस में क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, एक रोम्बस बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं एक वर्ग में लात मार देता हूं तो क्या होगा भाई, एक रोम्बस बन जाएगा, यानी चारों भुजाएं तो बराबर होंगी, लेकिन जो उसके एंगल हैं वो बदल चुके होंगे। पर यहाँ पे समझना, देखो साहब ये रहा आपका एक वर्ग, यानी कि आपका एक स्क्वायर रहा। जब मैं इसमें मान लो इधर से कहीं से भी लात मारो, जैसे ही मैं इसमें लात मारता हूँ तो भाई क्या होता है, ये कुछ इस तरह से होता है। दोस्तों पहले तो ये परपेंडिकुलर थे, इसके जो चारों कोण थे वो 90 डिग्री के थे, लेकिन अब क्या है साहब, इसके कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होते। भाई जो दुर्दशा हमने आयत से समानांतर चतुर्भुज में लाने के लिए की थी, वही दशा हम रोम्बस बनाने के लिए करेंगे वर्ग में लात मार के। ठीक है साहब, उस केस में भाई वही चीज़ हो जाएगी, A B C और D, यानी भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन इसके जो कोण हैं वो 90 डिग्री नहीं होंगे। आप कह सकते हो एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोण इसके 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। चलो दूसरी बात करते हैं भाई विकर्णों की। भाई अब कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि सम चतुर्भुज रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हाँ भाई बिल्कुल काटते हैं, सिर्फ वर्ग और रोम्बस यही दो चीज़ ऐसी हैं, यानी स्क्वायर और रोम्बस, यानी वर्ग और सम चतुर्भुज, जिनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर हमेशा काटेंगे। ठीक है भाई, चलो विकर्णों की बात होगी। दूसरी बात, क्या विकर्ण बराबर होते हैं, क्या D1 और D2 बराबर होते हैं? नहीं भाई, D1 D2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि जैसी हमने लात मारी थी ये वाला विकर्ण लंबा हो गया और ये वाला विकर्ण आपका श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। तो आप कह दो भाई यहाँ पे कि D1 नॉट बराबर D2। भाई बात करें भुजाओं की, तो देखो दोस्तों सारी भुजाएं इसकी बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। आमने सामने भुजाएं समानांतर हैं साहब, बिल्कुल हैं कि AD समानांतर है BC के और AB समानांतर है CD के। भाई ये चीज़ भी ठीक है, आमने सामने भुजाएं बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं, लेकिन बात क्या है, इसकी जो भुजाएं आपस में जो है 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हुई हैं। ठीक है साहब, आमने सामने कोण बराबर हैं, लेकिन
एक ही साइड के कोण जो है आपके बराबर नहीं है, तो ये वाली बात भी होगी। दोस्तों बात करते हैं एरिया की, यानी क्षेत्रफल की। अब क्षेत्रफल क्या है, देखो अगर इसमें ऊंचाई दे दी गई हो, दोस्तों वास्तव में ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है। अगर यहाँ पर कोई ऊंचाई दी हो तो इसका क्षेत्रफल भी बेस इंटू हाइट हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। और यदि इसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, उस केस में इसका स्पेसिफिक अलग से फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2, यानी 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है। अगर ऊंचाई दे रखी हो तो सेम फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, और अगर ऊंचाई ना दे रखी हो तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो जानने के लिए हो। ठीक है, पेरीमीटर की बात करें तो सारी भुजाएं जोड़ दो इसमें भी, तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आखिरी में बात करते हैं ट्रेपीजियम की। सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ट्रेपीजियम में होते हैं, समलंब चतुर्भुज में होते हैं। देखते हैं भाई क्या इसमें भी ये वाले फॉर्मूले काम करेंगे या कुछ अलग से लगाना पड़ेगा। चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ट्रेपीजियम की बात करें, समलंब। दोस्तों बात यह है, ट्रेपीजियम में अगर मैं एक आयत के या एक वर्ग के किसी के भी दोनों तरफ से लात मार दूँ, भाई यहाँ से भी लात मारूँ और यहाँ से भी लात मारूँ, दोस्तों होगा क्या? अगर एक तरफ से लात मारते हैं तो खाली एंगल बिगड़ता है, अगर दोनों तरफ से लात मारेंगे तो हुलिया भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपकी आकृति बन जाएगी इसकी, कुछ इस तरह से, अगर आप दोनों तरफ से लात मारते हैं तो। ठीक है भाई, ये वाला भी आपका कुछ ऐसे बन जाएगा और ऐसा कुछ। ठीक है, यानी कि वो एक ना तो वो आयत ही रहेगा, ना समानांतर चतुर्भुज रहेगा, ना समचतुर्भुज रहेगा, एक अलग ही आकृति बन जाएगी, हम ट्रेपीजियम बोलते हैं समलंब। लेकिन हो क्या उस केस में, ये जो दो समानांतर है आमने सामने की, ये यहाँ पर भी समानांतर रहेंगी और ये यहाँ पर भी जो है आपकी समानांतर ही रहेंगी। यानी कि यहाँ पर जो ये लंब होंगे इसके, ये समान ही होंगे, इसलिए इनको हम समलंब बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो कर बनाते हैं इसको। भाई ठीक है, मैंने एक आयत में दोनों तरफ से, या फिर आप चाहो तो एक तरफ से लात मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे आप दोनों तरफ से एक तरफ से। ठीक है भाई, चलो जैसे अगर मैं इस हिस्से को ना दबाऊँ, इसको अगर मैं सीधा रखूँ, कुछ इस तरह से जो प्रेस बन जाती है, तब भी ट्रेपीजियम ही है आपका। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि मैं इतना करना है कि सिर्फ इसके दो ही साइड समानांतर होनी चाहिए। देखिए भुजा तो इसकी अब कोई भी बराबर नहीं है, इसकी भुजा तो दोस्तों अब कोई भी बराबर नहीं रहेगी। सबसे पहले लिख दो AB नॉट बराबर BC नॉट बराबर CD और नॉट बराबर, नहीं भुजाएं तो आपस में से कोई भी बराबर नहीं है, सारी अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ दो आमने सामने की भुजाएं, या तो ये वाली या फिर ये वाली समानांतर होंगी। इस वाले केस में हमने AB और CD को एक दूसरे के पैरेलल रखा है, समानांतर रखा है, यानी कि ये जो दो भुजाएं हैं ये समान लंब पर हैं, इसलिए इनको हम समलंब बोल देते हैं। ठीक है भाई, चलो बाकी भुजाएं आपस में कोई भी इसकी बराबर नहीं है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद बात करते हैं विकर्णों की। सॉरी, पहले बात एंगल की करें। देखिए बाकी समानांतर में और समचतुर्भुज में तो आमने सामने कोण बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पर आमने सामने के एंगल बराबर नहीं होंगे। यानी आप कह सकते हो एंगल A नॉट बराबर एंगल B नॉट बराबर एंगल C नॉट बराबर एंगल D, यानी यहाँ पर जो है आमने सामने कोण जो है आपके आपस में बराबर भी नहीं होंगे। और आखिरी बात आती है विकर्णों की। दोस्तों जो विकर्ण हैं आपके, बेस तो अब तक के ज़्यादातर केसेस में जो विकर्ण थे वो बराबर ही थे, समानांतर और समचतुर्भुज को छोड़ के। लेकिन दोस्तों इसके जो विकर्ण हैं D1 और D2 ये आपके बराबर नहीं होंगे, और विकर्ण एक दूसरे को कभी भी 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। ठीक है, चलो हमारी ये वाली बात भी होगी, इसमें कुछ नहीं है खास इसमें। भाई अब बात करते हैं एरिया की, भाई क्षेत्रफल की। दोस्तों एरिया आपको उसका थोड़ा ध्यान से समझना होगा। हम क्षेत्रफल की अगर बात करें, दोस्तों बेसोस का एक एरिया होता है जो बुक्स में लिखा होता है 1/2
समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच दूरी। ठीक है, ये वाली बात। भाई देखो फॉर्मूला तो ये रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है? या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/2 AB प्लस CD और इनके बीच की दूरी को भाई मैं h बोल दूँ इंटू h। दोस्तों ये बनता कैसे फॉर्मूला आखिर, कि यहाँ पर भी क्या आधार गुणा ऊंचाई को फॉलो करेगा इसका फॉर्मूला? मैं ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मान लो AB बराबर है 8 और CD बराबर है आपका 12। ठीक है, ये 8 है, ये 12 है। अगर मैं 1/2 इंटू 8 इंटू 12 करता हूँ, सॉरी प्लस 12 करता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 और 12 20/2, यानी बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी ये तो 8 है, ये 12 है। अगर मैं इसमें से 2 को उठाऊँ, अगर मैं यहाँ से 2 को उठाऊँ और यहाँ पर लाके मैं 2 को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10। और जब 2 मैंने यहाँ से हटाए तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 गुणा उनके बीच की दूरी। दोस्तों बात तो वही हो गई, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि कारण क्या है, बाकी सब में आधार गुणा ऊंचाई इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि उनमें क्या थे कि ये दोनों तरफ के आधार क्या थे? बराबर थे। लेकिन इस बार क्या ऐसा बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो हमें फिर भी बराबर रखने हैं, तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के 200 डिवाइड कर देते हैं, इनको एडजस्ट कर लेते हैं और इनटू ऊंचाई यानी उनके बीच की दूरी। तो बेसिकली हमने इसके फॉर्मूले में कुछ भी खास नहीं किया, बस यही कर दिया है कि बस इन दोनों साइड को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमने एक बेस मान लिया, हमने एक बेस मान लिया और गुणा ऊंचाई। दोस्तों बस इसको रटने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आप खामखा में इसको रटते हैं और एग्जाम में भूल जाते हैं कि सर जी बताओ ये समानांतर चतुर्भुज का है कि समलंब चतुर्भुज का है। ऐसा इसमें कुछ भी कठिन नहीं होता। आपको जब भी कुछ इस तरह का समलंब दिमाग में आता है कि भैया ऊपर की भुजा तो बड़ी है, छोटी है, नीचे की भुजा बड़ी है, तो क्या करेंगे भाई जैसे भी उसको एडजस्ट कर लो, उनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, आपको एक सिंगल आधार मिल जाएगा और गुणा ऊंचाई हो गया भाई। बस इतना सा ही हमें इसमें करना होता है। आप चलो मैं एक और ट्राई कर देखता हूँ। चलो इसको भाई मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 6। अब बताओ इसके आधार को मैं क्या मानूंगा? देखो दोस्तों 4 और 6 10, 10/2 बराबर क्या हो गया? 5। अब ये 6 है, ये 4 है, अगर यहाँ से मैं 1 कम करके यहाँ 1 जोड़ दूँ, यहाँ से मैं 1 कम करके यहाँ 1 जोड़ दूँ, दोनों 5-5 हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही ये 5 होगा तो ये तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा। कुछ इस तरह करने से क्या बन जाएगा आपका? एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा आपका। तो आपको फॉर्मूला तो काम कर गया, बस आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझना इस बात को। देखो कुछ इस तरह से मेरा ये पैरेललोग्राम है, सॉरी समलंब है, ट्रेपेजियम है, इस तरह से। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने मान लिया चलो 12 है और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 16 है। ये 12 है, ये 16 है, मुझे इनको एडजस्ट करना है। एक तरीका ये है इन दोनों को जोड़ो। भाई कितना हो गया? 28/2 क्या हो गया? 28/2 14 गुणा इनके बीच की दूरी। बस यही इसका क्षेत्रफल है। बेसिकली होता ये है, जैसे ये 16 है तो इसमें से अगर मैं 2 कम करूं, मान लीजिए कि मेरा 2 कम करने से मैं नहीं यहाँ इतना कम कर दिया और इधर मैं 2 बढ़ा दूं, दोस्तों मैं 2 बढ़ाऊंगा तो इधर मैंने इतना बढ़ा दिया। दोस्तों जब मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो देखो मेरे आगे एक समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बनके ऑटोमेटिक आ जाता है। बस यही होता है इन चतुर्भुजों में। अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अगली सीरीज़ में आपको इसके जस्ट अगली वाली सीरीज़ या कल या परसों में डालता हूँ। उसमें इस पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी और रेलवे में तो खासकर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और एसएससी में भी आते हैं, और तो लेखपाल का एग्ज़ाम शायद हो तो उसमें भी आपके आएंगे। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, फिर मिलते हैं। थैंक यू।